नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना, लेकिन उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ। हमारे साथ देखिए हमारा भारत, जिसमें है ग्राउंड रिपोर्ट्स। राजस्थान में एक महिला के खिलाफ घर वालों ने ही किया जघन्य अपराध, और कोटा में हॉस्टल स्टाफ की हो रही है ट्रेनिंग ताकि वो तैयार रहे छात्रों की काउंसलिंग के लिए। ये कैसा समाज है, हम कैसे लोग हैं कि एक महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करके खुलेआम गांव में घुमाना बस एक घटना हो, और ये हमारे लिए बस रोज की क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह सकती कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और महिला को मुआवजे से इंसाफ मिल गया है। ऐसी घटनाएं हमें जड़ से क्यों नहीं हिला देती? अब कैसे हम अपने आप को सभ्य समाज कह सकते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ का मामला एक महिला के खिलाफ हुए अपराध का मामला नहीं है। ये मामला हमें आईना दिखा रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक नौजवान महिला को उसके पति ने पीटा और फिर निर्वस्त्र कर घुमाया। पति और पत्नी कुछ समय से अलग रह रहे थे। इस घटना को पति के एक साथी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और महिला को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसे देखकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ऐसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। इसके फौरन बाद वरिष्ठ पुलिस अफसर प्रतापगढ़ पहुंचे और 12 घंटों के अंदर मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पति, उसके साथी जिन्होंने महिला को अगवा किया, कपड़े उतारे और वीडियो बनाया। वो जहाँ रह रही थी वहाँ से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पकड़ के लेके आने के बाद अपने जो ससुराल में उसको 3 लोगों ने निर्वस्त्र किया। उसके बाद उसको वीडियो बना के उसको वायरल भी कर दिया। किडनैपिंग प्लस निर्वस्त्र करके घुमाना, उसमें जो मेन थे 8 लोग थे, उसमें 7 हो गए और 1 बाकी है बस ऊपर। पुलिस ने भीड़ में खड़े 8 लोगों की शिनाख्त भी की है, जो तमाशबीन बने खड़े रहे और पीड़ित की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उन पर मिलीभगत का आरोप लगेगा। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप। महिला आयोग इस तरह की अक्षम्य जो कांड है उसको कभी भी माफ नहीं करेगी। तो उनकी ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी की हौसला नहीं होएगा भविष्य में किसी के साथ इस तरह की हरकतें करने की। महिला आयोग इस बात की गारंटी देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बाकी काम छोड़ प्रतापगढ़ जाकर पीड़िता से मुलाकात की और मदद का ऐलान किया। पारिवारिक झगड़े भी होते कई बार दुनिया में होते हैं। कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा गांव है या जिला जहाँ घटना नहीं होती है, पारिवारिक घटना होती है, नाराजगी भी होती है पति पत्नी के बीच में, सब कुछ होता है। पर ये जिन्होंने हरकत करना, कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना दुखद कोई हो नहीं सकती। जिले के एसपी और अतिरिक्त एसपी के तहत एक विशेष जांच दल बनाया गया है, जो जांच पर नजर रखेगा और जल्द मुकदमा करवाकर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा। प्रतापगढ़ में सुभाष मेहता के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध राजनीति का मुद्दा बन रहे हैं, और हो भी क्यों ना। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव जो हैं, लेकिन हकीकत यही है कि देश भर में आज भी महिलाएं निशाने पर हैं, गांव कस्बे हों या फिर शहर। देश के कानून में बड़े बदलाव के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल पेश कर चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को बताया है कि इन सभी बदलावों के केंद्र में महिलाएं और बच्चे हैं, ताकि उनके खिलाफ हो रहे अपराध, जिसकी नींव सामाजिक है, उस पर लगाम लगाई जा सके। उम्मीद करते हैं कानून में बदलाव वाकई इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। स्कूलों में छात्रों के साथ जाति और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव उनको इतना तनाव दे रहे हैं कि छात्र अपनी जान ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक छात्रा के मौत के जिम्मेदार उसके शिक्षक ही हैं। शिक्षकों ने जाति सूचक तानों से छात्रा को इतना परेशान कर दिया कि उसने अपनी जान ही लेना बेहतर समझा। उत्तर प्रदेश से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में 14 साल की एक छात्रा बड़े होकर शिक्षक बनना चाहती थी, ताकि उसके साथ साथ
वो समाज को भी शिक्षा के जरिए ऊपर ले जा सके। लेकिन छात्रा को उसी के 2 शिक्षकों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी ही जान ले ली। छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने स्कूल के 2 शिक्षकों तौहीद और वस्वी खातून पर गरीब और निचली जाति का होने की वजह से उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने 4 अगस्त को आत्महत्या की थी। तब से न्याय के लिए छात्रा की विधवा मां नसरीन बानो थाने के चक्कर लगाती रहीं, पर गरीब और सिफारिश न होने के चलते पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। आखिर में जब नसरीन जिले के एसपी दफ्तर पहुंची, गिड़गिड़ाई, तब कहीं जाकर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और शोषण करने की धाराओं के तहत दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हम लोग 4-5 दिन तक लगातार गए, परेशान होते रहे, रोते चिल्लाते रहे, हाथ जोड़ा हमने कि मतलब ये मेरी लड़की का इंसाफ मिले, जो असलियत है वो सामने आए। मगर वो समझा एप्लीकेशन दिया है हमने दूसरी बार। इस पूरे प्रकरण में स्कूल ने पल्ला झाड़ लिया है। स्कूल प्रशासन ने ना तो आरोपी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई की है और तो और स्कूल के प्रिंसिपल छात्रा के परिजनों पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। परिवार वाले कभी नहीं आए कि बच्चे को कभी कोई टॉर्चर किया हो, कोई तकलीफ रही हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, इस संबंध में कभी परिवार के जन के लोग नहीं मिले, ना बच्ची कभी आई। ये केवल आरोप हैं, मेरी समझ में ये आरोप ही हैं और ये सत्य भी है कि आरोप हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज की कभी परंपरा नहीं रही है। अब तक बाराबंकी पुलिस ने आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं किया है। बहरहाल अब तो हम भारतीय चांद तक पहुंच गए हैं, पर अब भी समाज में जातिवाद का जहर मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। मृत छात्रा की छोटी बहन इस कदर डरी हुई है कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। बाराबंकी में सहयोगी सरफराज वारसी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो छात्र अब कैसे खुश होकर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे, क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर, राजस्थान के कोटपुतली और इस बार यूपी के बाराबंकी के शिक्षक ही अपने छात्रों के गुनहगार हैं। इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाले टीचर को सजा ही उनके बच्चों के लिए इंसाफ बन गई है। लेकिन अभी ऐसे शिक्षक भी मौजूद हैं जो बच्चों को सही सबक पढ़ाते हैं। पंजाब के जालंधर में एक स्कूल में प्रार्थना के समय एक टीचर ने बच्चों को सिखाया कि कैसे जातिवाद से ऊपर उठें ताकि समाज में भाईचारे और खुशहाली का बोलबाला हो। जहाँ बड़े तो बड़ा कार्य भाईचारक साझ तो बिना संभव ही नहीं है। जालंधर छावनी के कैंट बोर्ड सेकेंडरी स्कूल की प्रार्थना सभा में जमा हुए बच्चों को उनके पंजाबी भाषा के लेक्चरर हरमीत सिंह अटवाल से एक अनोखी तालीम मिली। उन्होंने जातिवाद के जहर को खत्म करने के वास्ते बच्चों को जात पात से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख दी। देश में कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत की कोई घटना होती है तो उसकी वजह यही होती है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलकर नहीं रह पाए, और अगर बच्चों को शुरू से ही इसकी शिक्षा दी जाए तो समाज में शांति का माहौल बना रहेगा। कोई भी माड़ी घटना कहीं भी होती है उसके पीछे कारण यही होता है कि वहाँ पर भाईचारक साझ की कमी होती है कहीं ना कहीं। अगर जो शुरू से बचपन से बच्चों को जो समझाया जाए तो शायद आगे जब वो बड़े होंगे तो उनमें ये कमी नहीं रहेगी और आपस में भ्रातृभाव से प्यार से रहेंगे। स्कूली बच्चे भी अपने गुरु की शिक्षा से प्रेरित हो रहे हैं। इस नन्ही उम्र में ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जब इंसान एक जैसे हैं तो अनेकता का उत्सव मनाना चाहिए, न कि उनके दम पर एक दूसरे से लड़ना चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें कभी भी जात पात के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ाना सही बात नहीं है। बच्चों के दिमाग में तो ऐसी चीज़ डालनी चाहिए कि वो कभी भी किसी को धर्म के नाम पे या जात के नाम पे जज ना करें। सब एक बराबर है। जब भगवान ने बनाने टाइम किसी को अलग अलग नहीं बनाया तो वैसे हम इंसानों को क्या बनता है कि हम सबको अलग अलग जज करें। हमें इनके लिए सर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जाति पाति के रिश्ते जो भी नए उठ रहे हैं सर, मुस्लिम, हिंदू, धर्म, क्रिश्चियन, सर सब खत्म होने जाने चाहिए। सर सब एक समान है, सब मिलकर रहना चाहिए। स्कूलों का मकसद ही शिक्षा देना होता है।
और बाकी विषयों के साथ अगर भाईचारे की सीख भी दी जाए तो शिक्षा सही मायने में सार्थक हो सकेगी। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल ये संस्कार जो माँ बाप और टीचर से मिलते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जातिवाद, ये धर्म, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग हमें बता गए हैं, कह गए हैं, हमें उनको उन रीति रिवाजों को रखना है, लेकिन उनकी वजह से किसी तरह का हमारा आपस का भाईचारा टूटे, ये कभी होना नहीं चाहिए। तो रोज पंजाब के हर सरकारी स्कूल की सुबह की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को कम्युनल हार्मनी के बारे में बताया जाएगा, ताकि सब बच्चे एक अच्छे देशभक्त बन सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें और जरूरत पड़ने पर अपने साथियों की मदद कर सकें। हमारे देश की पहचान एकता है। स्कूलों में अगर इसी तरह से भेदभाव मिटाने की बातें प्रार्थना सभा का हिस्सा बन जाएं, तो समाज में बड़ी तब्दीली आ सकती है। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उम्मीद है कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और जातिवाद का जो जहर फैल रहा है, भाईचारा और सौहार्द उस पर हावी होगा और हमारी नई नस्लें फूलेंगी फलेंगी। सिख गुरुओं के लिए औजार बनाए, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए हथियार बनाए। छुरी, चाकू और मध्य प्रदेश में लोहे के औजार बनाने में महारत हासिल करने वाले समाज को आज़ादी के बाद हथियार बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ी। फिर धीरे धीरे यह समाज कानून की नजर में अपराधी बन गया। लेकिन क्या यही है इस समाज का सच? मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लाखों का सोना ले गए सीकलीगर। एनआईए की सीकलीगरों से पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सीकलीगर कनेक्शन। दिखता ही नहीं तो क्या काम कर लेंगे यार सर। ज्यादा हो गए अभी, बच्चे उच्चे करनी है क्या यार। भाईबंद है, भाईबंद भी कब तक खिलाएंगे। पेंशन वगैरह मिलती है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं देते। 10 बार शिकायत कर दी, कहीं भी नहीं सुनते। पंचायत वाले कहीं भी काम नहीं करते। पंचायत वाले बोलते बढ़वाने जाओ, वो लिखवा के लाओ। बब्बू देख नहीं सकते। पलसूद के खालसा नगर में रहते हैं, लेकिन कोई दिव्यांग पेंशन नहीं मिलती। ये और बात है कि सिस्टम देख सकता है बब्बू सीकलीगर हैं। इस टूटी पुरानी स्कूल की बिल्डिंग को सीताराम का घर कह सकते हैं, जहां वो अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। पलसूद के सीकलीगर फलिया में 50-60 घर हैं, 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। हैंडपंप चुनाव में चले तो पता नहीं, वैसे साल भर सूखा रहता है। सड़क है नहीं, बिजली का कच्चा पक्का इंतजाम है। पानी भरने के बर्तन सड़क पर दिख जाएंगे। 5वीं तक आंगनबाड़ी, इसके बाद बच्चों का स्कूल लगभग छूट ही जाता है। को छोड़ना चाहते हैं हम। हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। स्कूल बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं? उनकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? यहाँ आंगनबाड़ी में 5वीं 6वीं पढ़ते हैं, बस उससे ज्यादा 5वीं 6वीं से ज्यादा कुछ ज्यादा बच्चा पढ़ता नहीं पाता है। पैसे दे नहीं पाते ना, उसके लिए सब पैसा लगता है। इतना 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? मारपीट होती है, भागते हैं बच्चे, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसा है। शासन प्रशासन हमको अगर मुख्य धारा से जोड़ दे तो बहुत बड़ी इनकी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा का अच्छा रहेगा, हमको मदद भी इनसे मिल जाएगी। महाराष्ट्र से लगे मालवा निमाड़ के 4 जिलों खरगोन, धार, बड़वानी, बुरहानपुर में लगभग 20,000 सीकलीगर रहते हैं। सीकलीगर लगभग 300 साल से हथियार बना रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद बगैर लाइसेंस के हथियार बनाना और बेचना गैर कानूनी हो गया। इस अपराध के लिए सीकलीगरों को जेल तक जाना पड़ गया। सीकलीगर अपने पेशे में ही रह गए, कानून व्यवस्था आगे बढ़ गई। आज कई सीकलीगर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन इस जेल में बिताया गया वक्त और अपराधियों का टैग उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। हमारे साथी हेमंत शर्मा ने कुछ सालों पहले सीकलीगरों के साथ ये तस्वीरें ली थी कि कैसे वो ट्रक की कमानी और पट्टे जैसे कबाड़ को 2 इंच से लेकर 5 इंच तक की आरियों से घिसते हैं। पट्टे से पिस्टल का हत्था बनाते हैं, पाइप से बंदूक की नाल बनाते हैं। ट्रिगर के लिए पूरा काम आरियों की घिसाई से होता है। 10 से 15 दिनों में हथियार तैयार। लेकिन सीकलीगरों को इसके लिए 5,000 रुपए मिलते हैं। बिचौलिया 2 गुना कमाता है। वो दूसरे शहर में से 20 से 25,000 रुपए से भी ज्यादा में बेच देता है। अवैध हथियार शस्त्र बनाने का काम करते हैं हमारी समाज, उसमें तो 60-70% नहीं करते हैं, जो 30-20% करते हैं। लेकिन उनके लिए ये किया जाए कि उनको रोजगार से जोड़ दिया जाए, तो वो शस्त्र क्यों बनाएंगे? हालांकि हथियार बनाने वाले सीकलीगरों की तादाद अब बेहद कम है, लेकिन ये पहचान पीछा नहीं छोड़ रही। सीकलीगर समाज पे एक आरोप हमेशा बना रहता है कि वो फायर आर्म्स बनाते हैं, पिस्टल कट्टे बना के बेचते हैं।
ये बात सही है कि वाकई इस कौम में अधिकांश यही काम किया जा रहा है। अभी ज्ञात हुआ है कि ये मुख्य धाराओं से जुड़ना चाहते हैं और गांव के कुछ लोग जो हैं इस धंधे को छोड़ना चाहते हैं और गांव में निगरानी कर अवैध धंधा इस प्रकार का करना बंद करना चाहते हैं। तो पुलिस तरफ से इनका स्वागत है, पुलिस इनको मदद करेगी और जो भी शासन प्रशासन की योजनाएं हैं ये उनका लाभ ले सकते हैं। सीकलीगरों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव तक पहुंचते ही विकास का रास्ता भटक जाता है। नौकरी नहीं है, रोजगार के लिए लोन मिलना मुश्किल है। वो अवैध रिवॉल्वर बनाना छोड़े, इसके लिए जरूरी है शासन प्रशासन भी उनके लिए रवैया बदले। पलसूद से मुनाफ के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इन पेशेवरों का पेशा तो छिन गया है, लेकिन उम्मीद है कि अब इनका भविष्य उज्जवल होगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में भी आगे है। कोटा में छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए चलाई जा रही है अब क्या नई मुहिम। आप देख रहे हैं हमारा भारत। राजस्थान कोटा में इस साल 23 छात्रों की आत्महत्या की वजहों पर सवाल कई हैं, लेकिन तुरंत समाधान तो एक ही है कि कैसे तनाव और स्ट्रेस में रह रहे छात्रों की परेशानी कम कर दी जाए। इस दिशा में प्रशासन ने एक और पहल की है। वो अब हॉस्टल के स्टाफ को ट्रेन कर रहा है कि वो कैसे डिप्रेशन से जूझ रहे छात्रों की पहचान करें और उन तक मदद तुरंत पहुंचा सकें। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा कोचिंग उद्योग के लिए जाना जाने वाला वो शहर जहां पढ़ के सबसे ज्यादा बच्चे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। लेकिन कोटा की सफलता की कहानी के पीछे छुपा है एक और पहलू। यहाँ सफलता की दौड़ में कई बच्चे पिछड़ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस साल सिर्फ पिछले 8 महीने में 23 बच्चों ने यहाँ आत्महत्या की है। अब सरकार को चिंता है कि किस तरह इन बच्चों को तनाव से मुक्त कर एक खुशगवार माहौल दिया जाए। हॉस्टल संचालकों के साथ मिलकर अब प्रशासन हॉस्टल कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो काउंसलर का भी काम कर सकें और तनाव में अगर कोई बच्चा हो तो उसकी जांच करके उसकी काउंसलिंग कर सकें। लगभग जो 3,500 हॉस्टल है और जिसमें कि 2 लाख के लगभग बच्चे निवास कर रहे हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से ट्रेन करना आवश्यक है ताकि बच्चों के साथ में वो अच्छा इंटरेक्शन कर सके, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और बच्चों को किस प्रकार से कैंपस में एक फ्रेंडली वातावरण दे सकते हैं। हर समय कोटा में 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 15 से 18 साल की उम्र के इन बच्चों को घर के भोजन की याद आती है तो कभी परिवार की। देखा जाए तो मतलब हॉस्टल में रहने की तो परेशानी, मतलब थोड़ी खाने की दिक्कत होती है। मतलब वो तो खाने पे तो हो जाती है, मतलब खाना तो वैसा ही मिलता है। और फिर हम जब एक चेक देंगे उसके साथ जिला प्रशासन ने कोचिंग को तनाव मुक्त करने के लिए परीक्षाओं पर 2 महीने की रोक लगा दी है और हॉस्टल में पंखों पर एंटी हैंगिंग यंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक स्टाफ जो होता है वो स्किल स्टाफ होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग हॉस्टल में जा के हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टाफ को और उनको बता रहे हैं कि आप लंच और जो डिनर होता है उस टाइम पे आप अटेंडेंस लीजिए बच्चों की। सर उनका कहना यही तो इस चीज़ के लिए कि मेन जो प्रोग्राम हो रहा है, टेस्ट की जो प्रोग्राम चल रही है, टेस्ट नहीं लेना चाहिए। टेस्ट तो होना जरूरी है, टेस्ट नहीं लो तो कैसे चलेगा हम काम, बच्चा अपना कैसे प्रोग्राम आगे जाके बढ़ाता जाएगा। जैसे हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना वगैरह, फूड क्वालिटी वैरायटी पूरा मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। मुस्कुराओ कोटा ये प्रशासन का कैंपेन है और शायद कहीं बच्चों के दर्द, तनाव और निराश का कोई हल इसमें निकल आए। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का सुनहरा भविष्य तभी होगा जब उनका आज स्ट्रेस फ्री और तनाव मुक्त हो। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।